वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर मौर्य काल को, जहां पे हम ये बात करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन हुआ और जो हमारा उत्तर मौर्य काल जो था उसकी किस तरीके से जो है वो शुरुआत हुई। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं कि जो लास्ट मौर्य का राजा था उसको उसी के सेनापति ने उसको मार दिया, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की जो है वो स्थापना यहाँ पे की गई। तो उसी से रिलेटेड यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सन थे जिन्होंने ये कहा कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन किस तरीके से हुआ। कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सन थे जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि मौर्य का पतन जो है वो किस कारण हुआ। इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले रोमिला थापर की बात की जा रही है। इन्होंने ये बोला था कि अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन हो गया था। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था वो सबसे ज्यादा हो गया था। इसका मतलब है कि हर कोई ये चाहता था कि मेरे को कोई ना कोई उपाधि मिल जाए, मेरे को जो है वो राजा की पोस्ट मिल जाए। मतलब काम नहीं करने की बात की जा रही है। हर कोई जो है वो अपनी एक ऊंची कुर्सी पर जो था वो बैठना चाहता था। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया। एच.सी. राय चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो अशोक की शांतिपूर्ण नीति थी उसी से जो है वो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। अशोक की नीति क्या थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। कलिंग का युद्ध जीता था, बट जीतने के बावजूद भी उसने वो युद्ध हारा था। तो उसकी जो शांतिपूर्ण नीति थी वो ये चाहता था कि उसका जो हृदय है वो परिवर्तित भी हुआ और घायल भी हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की क्या हो गई थी उस युद्ध में, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें एच.पी. शास्त्री के द्वारा, तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य जो था वो डूब गया। और लास्ट है डी.सी. कोसांबी ने कहा कि मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया है, विभाजन हो गया, उसका पार्टीशन हो गया। और उसमें जब पार्टीशन हुआ तो हर जो भी राजा थे वहां के, छोटे छोटे साम्राज्य के जो राजा थे, वो ये चाहते थे कि मेरी अपनी खुद की एक अर्थव्यवस्था हो। जब वो अपने अपने में वो चलते गए तो मौर्य साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिफरेंट ऐसे आप पर्सन की राय देख सकते हैं। इन्होंने अपनी अपनी बुक्स में भी जो है वो बताया है कि किस तरीके से जो है वो मौर्य साम्राज्य जो है वो क्या हो गया, डूब गया या खत्म हो गया। तो उसी के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्वदेशी उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जो ससेसर आया वो घर से ही आया। यानी कि जो ससेसर आया है वो कहां से आया है, वो घर से ही आया है। क्योंकि आप ये पढ़ के आए हैं कि जो उत्तराधिकारी यहाँ पे बना, यहाँ पे वो जो शुंग वंश का जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, ये कहाँ का था, ये उसी घराने से था, मौर्य साम्राज्य से ही जुड़ा था। उसने मौर्य साम्राज्य के लास्ट राजा को क्या कर दिया, मार दिया। बृहदत्त उसका नाम था, जो कि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, उसको मार दिया और अपने ही नाम से नया वंश बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है शुंग वंश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुंग वंश जो है वो किसने स्टार्ट किया है, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया। बाकी डेट आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। 185 से 151 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र की बात कर रहे हैं, भागभद्र की बात कर रहे हैं और देवभूति की बात कर रहे हैं। ये जितने भी शासक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अग्निवीरों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, अग्निमित्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में तो मित्रों की सरकार आप बोल सकते हैं, ठीक है। पर आने वाले टाइम में अग्निमित्र भी भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। वीर मित्र की नहीं भर्ती आ रही है, ठीक है। वीर मित्र क्या है, जिसमें अगर आप घायलों को सेफली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो हिमाचल सरकार की नई पॉलिसी के अंडर आ सकता है। तो अग्निमित्र की बात की जा रही है, देवभूति है, भागभद्र है, किस वंश के साथ जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं शुंग वंश के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बाद जो
नया वंश चलन में आया वो आया था शुंग वंश। यहां से क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़े से कम क्वेश्चंस हैं। सातवाहन वंश है, कुषाण वंश यहाँ से बनता है, ठीक है, तो उनको हम 1 बाय 1 करके जो है वो कवर करेंगे। तो आपको इतना आइडिया लग गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद स्टार्टिंग हुई शुंग वंश की। शुंग वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। दूसरा राजा जो आया वो अग्निशुंग आया, सॉरी अग्निमित्र, फिर भागभद्र आया, और तीसरा जो है लास्ट में जो आए वो देवभूति आए, ठीक है। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की बात की जा रही। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। तो ये किसके फाउंडर थे? ये शुंग वंश के फाउंडर थे। ये आपको ध्यान रखना है। किसके संस्थापक थे? शुंग वंश के संस्थापक थे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद उनका जो बेटा था उनका नाम था अग्निमित्र। उसने जो है वो संभाला जो कालिदास के नाटक, कालिदास का एक नाटक है माल बिकान मित्र करके कोई नाटक है ना, ठीक है, आप देख सकते हैं ये। तो ये जो नाटक है इसमें उसके ये नायक बने थे। नायक का मतलब होता है कि एक हीरो का रोल उस नाटक में प्ले किया था। वहां से सबसे ज्यादा ये चलित हुए और उनका नाम क्या था? अग्निमित्र, जो कि किसके बेटे हैं? पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शुंग वंश को संभालने का काम किया वो किसने किया? वो किया अग्निमित्र ने, ठीक है, जो कि शुंग वंश का एक फेमस राजा था। तो आपको इतनी बात ये भी पता चल रही है कि शुंग वंश में किसकी और बात की जा रही है? कालिदास की, जो कि एक महान कवि हैं, ठीक है, संस्कृत के एक महान कवि हैं, ठीक है, जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भागवत धर्म महत्वपूर्ण बना था इसमें, ठीक है, यानी कि शुंग वंश में कौन सा धर्म सबसे महत्वपूर्ण बना? मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें जैन धर्म की बात भी की जा रही है, और अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो उसी तरीके से शुंग वंश के अंदर भागवत धर्म जो था वो सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। भरहूत स्तूप शुंग काल का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। जितने भी राजा महाराजा थे वो क्या बनाते थे? स्तूप बनाते थे। स्तूप क्या है? बेसिकली एक महल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे सांची का स्तूप है, कुछ उस तरीके से वो राजा अशोक ने बनाया। तो ये भरहूत स्तूप जो है वो किस वंश के साथ जुड़ा है? शुंग वंश के साथ जुड़ा है। उसके साथ साथ शुंग कला का कुछ और उदाहरण भी आप बोल सकते हैं, जैसे बिहार, चैत्य, भाजा स्तूप और अमरावती स्तूप। ये जितने भी स्तूप हैं किस काल से जुड़े हैं? शुंग काल से जुड़े हैं। सांची स्तूप किसके शासन काल से जुड़ा है? अशोक के शासन काल के साथ जुड़ा। तो कुछ इस तरीके के फेमस ऐसे स्तूप हैं, महल हैं, जो आपको पता होने चाहिए कौन से काल के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा यहाँ पे राजा भागभद्र के बारे में। विदिशा मध्य प्रदेश के पास में जो है वो कुछ ऐसे स्तंभ मिले हैं, यानी कि आप ये पढ़ के आए कि जो पहला राजा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा आया वो आया अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद जो राजा आया उनका नाम क्या है? भागभद्र। तो उनके भी कुछ ना कुछ प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं विदिशा में। विदिशा जगह कहाँ पे है? एमपी में है। तो एमपी में जो है उनके कुछ स्तूप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उन स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? हेलिओडोरस के नाम से जानते हैं। तो हेलिओडोरस बेसिकली था क्या? एक यूनानी राजपूत था, उसके नाम पे जो है वो स्तूपों का नाम जो है वो रखा गया है। एक यूनानी शासक था वो, ठीक है, राजदूत था। एक यूनानी शासक था वो, और उसके नाम पे जो है ये रखा गया था, जिसने ये स्तंभ भगवान वासुदेव को समर्पित किया था। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि जब राजा भागभद्र की बात की जा रही है, उनके स्तूप कहाँ से देखने को मिले? विदिशा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पे जो हमें स्तंभ या स्तूप मिले हैं उसको हेलिओडोरस के नाम से भी जानते हैं। तो हेलिओडोरस था क्या? बेसिकली उसने कुछ वो निर्माण किए थे अपने राजा के लिए। तो वो एक यूनानी राजदूत था,
एम्बेसडर था और उसने किन भगवान के लिए, कौन से भगवान के लिए वो स्तूप निर्माण किए थे? वो हैं भगवान वासुदेव, यानी कि भगवान विष्णु की याद में जो है वो किए थे। स्टार्ट। इस स्तंभ पर कौन से पक्षी की आकृति बनी हुई है? ये बनी है गरुड़ की। ठीक है, गरुड़ पक्षी की आकृति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भागवतर के बाद जो लास्ट राजा आया वो आपको पता है वो कौन है? देवभूति। देवभूति जो है वो शुंग वंश का लास्ट राजा है, लास्ट राजा ये। ठीक है, अब पहले राजे की बात कर रहे हैं, वो था पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद उनका बेटा आया अग्निमित्र, तीसरे नंबर पे जो थे वो भागभद्र, और लास्ट जो राजा आए वो आए देवभूति। देवभूति शुंग वंश का सबसे लास्ट राजा था। ठीक है, लगभग 73 ईसा पूर्व में उसके ही मंत्री, अब ये वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, एक राजा दूसरे राजा के साथ नहीं कोई बात बनी तो उसके ही मंत्री ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। और ये स्टार्टिंग आपके मौर्य काल से होगी है। जो राजा बृहदत्त था उसका मंत्रिमंडल में कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, उसने उसको मार दिया। अब देवभूति के शासन काल में जो उसका मंत्री था वो था वासुदेव कण्व। ठीक है, वसुदेव कण्व। तो वसुदेव जो था वो उसका मंत्री था, मंत्री ने ही अपने राजा को मार दिया। तो जब शुंग के राजा को मार दिया तो शुंग वंश का अंत हो गया, और अपने नाम पे नया वंश चला दिया जिसका नाम क्या रखा? कण्व वंश रखा। ठीक है, तो छोटे छोटे सेशन है इनके वंशज के, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं कि पहला राजा कौन था और लास्ट का राजा कौन था, और किसने किसको जो है वो मारा है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद है कण्व वंश। एक लघु वंश था, यानी कि माइनर। माइनर का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा वंश था ये। ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, जिसे वसुदेव ने स्थापित किया। और अंतिम शुंग का जो शासक था जिसका नाम क्या था? देवभूति। तो राजा देवभूति को किसने मारा है? वो मारा है वसुदेव ने। और वसुदेव जो था वो वसुदेव कण्व उसका नाम है, तो उसने अपने नाम से कण्व वंश की जो है वो स्थापना कर ली। राजधानी कौन सी स्थापित की? वो है पाटलिपुत्र, ये राजधानी स्थापित की। भूमिमित्र और नारायण ने वसुदेव के बाद शासन किया। ये सभी जो थे वो किस इसके जाति के थे? ब्राह्मण जाति से थे ये सारे के सारे। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भाग, और लास्ट जो थे वो थे देवभूति। इतना आपको लग गया आइडिया। तो उसी तरीके से जो वसुदेव थे उसके बाद शासन किसने किया? भूमिमित्र। और उसके बाद शासनकर्ता कौन आए? नारायण। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे शासन किया, और ये सभी ब्राह्मण थे। अंतिम जो शासक हुआ उसका नाम क्या था? सुशर्मन को आंध्र के राजा सिमुक ने मार दिया। इसको किसने मारा? सिमुक ने। ठीक है, ये इनका लास्ट राजा था, यानी कि वसुदेव के बाद जो है वो आपके भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, उसके बाद भी कोई और राजा रहे होंगे, 3-4 राजा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 ही राजा हैं। बट एग्जाम एस्पेक्ट से आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहले कौन थे और लास्ट वाले कौन थे। तो लास्ट वाले जो हैं वो हैं सुशर्मन। उसको किसने मारा? उसको मारा सिमुक ने। ठीक है, अब जब सिमुक ने मार दिया तो कोई ना कोई अपने नाम से क्या किया होगा? कुछ ना कुछ राजवंश स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे कलिंग का एक राजवंश है, ठीक है, उसको उसने स्थापित किया है, जिसको चेटी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे शासक खरवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है, चेटी या फिर चेदी के नाम से जानते हैं। इस वंश की जानकारी हमें पता चलती है। ठीक है, खरवेल ने अपने साम्राज्य को दक्षिण में गोदावरी तक बढ़ाया और मगध में जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। यानी कि ऐसा आपको ये पता चल रहा है कि वो जो राजा था, शासक था, उसका नाम क्या था? खरवेल। ठीक है, कोई बीच में एक शासन रहा जिसने एक अपना नया राजवंश जो है वो स्थापित किया। पर बात क्या पता चल रही, किस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? जो आपका मौर्य वंश था। ठीक है, मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी कहां से? मगध से, जो महाजनपद से निकला। वहां पे पहला जो राजा था उसने अपनाया जैन धर्म। लेकिन जब राजा अशोक तक पहुंचे
तो अपना लिया गया बौद्ध धर्म। तो किसी ना किसी तरीके से जैन धर्म जो है वो डूब चुका था, तो इस राजा ने उसको दोबारा से क्या किया, पुनर्जीवित किया। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने दोबारा से मौर्य साम्राज्य यानी कि मगध में जैन धर्म को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। तो उस राजा का नाम क्या है, खरवेल। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा था ये। और उड़ीसा भुवनेश्वर के पास एक पहाड़ी है, वहां पे जैन साधुओं के लिए क्या बनाई गई थी, इसके द्वारा गुफाएं बनाई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि खरवेल जो है वो किस धर्म के साथ जुड़ा है, जैन धर्म के साथ। और ये ऐसा राजा था जिसने दोबारा से मगध में क्या स्टार्ट करवाया, जैन धर्म की शुरुआत की। और उड़ीसा भुवनेश्वर के पास कुछ गुफाएं हमें मिली हैं, वो किस धर्म से जुड़ी हुई हैं, जैन धर्म के साथ वो जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल आपको यहां तक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मौर्यों के बाद दक्कन और मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी उत्तराधिकारी जो बने थे वो कौन से बने, सातवाहन। यानी कि अब सातवाहन वंश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सातवाहन वंश की जो है वो हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान माना गया था। ठीक है, यानी कि सातवाहनों की शुरुआत कहां से जानी जा रही है, कहां से जानी जा रही है, पुराणों से जानी जा रही है। पुराण जो है वेदों और पुराणों का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है वो हमने सिंधु घाटी के आसपास पढ़ा, उसके बाद हम काफी आगे तक आ चुके हैं। बट सातवाहन की जो वंशज हैं उनकी जानकारी कहाँ से भी पता चलती है, पुराणों से भी हमें पता चलती है। जो प्रारंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पाए गए। अब इसका बोलने का मतलब है पुराणों से हमें जानकारी ये पता चली कि वहां के जो राजा हैं, जो सातवाहनों के राजा हैं, वो कहाँ के ज्यादातर निवासी थे, आंध्र के निवासी थे। आंध्र का मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश, आंध्र का मतलब है भारत का निचला हिस्सा, आधे से जो निचला हिस्सा है उसको बोला जाता है। अब आंध्र के नहीं थे, मतलब साउथ के नहीं थे, कहाँ के थे, मिड के थे, जो कि महाराष्ट्र है। तो उनके कुछ ऐसे शिलालेख भी हमें प्राप्त चले जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वो आंध्र के निवासी नहीं थे बल्कि कहाँ के निवासी थे, महाराष्ट्र के निवासी थे। ये सातवाहनों की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने राजा सिमुक की बात की थी पीछे, बीच में एक राजवंश आया था तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब राजा जो सिमुक था उसने किसको मारा है, जो राजा सिमुक है उसने किसको मारा, उसने मारा सुशर्मन को। सुशर्मन कौन था, सुशर्मन जो था वो कण्व वंश का क्या था, लास्ट राजा था। कण्व वंश का लास्ट राजा था, उसने उसको मार दिया। और सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो किसने कर दी, सिमुक ने कर दी। तो फिर से बात वही है कि उस राजा का कोई मंत्री रहा, राजा के साथ नहीं बनी और उसने अपने ही राजा को मार दिया और अपने नाम पे प्रजा जो है वो चला दी। उसके बाद सातकर्णी प्रथम वंश के तीसरे राजा थे जिन्होंने विजयों द्वारा राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। बोलने का मतलब है कि जो सातकर्णी प्रथम, ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, विक्रमादित्य बोलते हैं ना, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये नाम सारे अलग अलग हैं, बस इनका अगर नाम रिपीट हो रहा है तो उनको 1 और 2 और 3 के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से सातकर्णी प्रथम जो था एक राजा था, किस वंश के साथ जुड़ा था, सातवाहन के साथ। वो कितने नंबर का राजा था, तीसरे नंबर का राजा था। उसने अपने साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। वो कैसे बढ़ाया गया, उसने अलग अलग राज्यों में जाके क्या हासिल की, विजय हासिल की। ठीक है, लड़ाइयां लड़ी होंगी तो उसने जो है वो वहां पे दूसरे राजाओं को हराया। नेक्स्ट आता है कि वंश के एक 17वें शासक थे जिनका नाम क्या है, हाला। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है गाथा सप्तशती या फिर सतसई, एक रचना की है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी। भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी है, टांकरी है,
संस्कृत है, गुरुमुखी है, पाली है, ठीक है। वैसे ही आपकी प्राकृत भाषा है। आपने पीछे एक शायद ख्रोस्टी लैंग्वेज भी पढ़ी थी अशोक के, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो बृहद कथा के लेखक जो थे वो यहाँ पे हाला के क्या थे, समकालीन थे। तो हाला कौन थे, हाला थे सातवाहन वंश के 70वें राजा थे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने प्राकृत भाषा में एक गाथाएं जो हैं वो लिखी हैं, तो उस गाथा का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन शक्ति का पुनर्उद्धार किया। और यहाँ पे एक राजा थे, किसके राजा थे, शक के राजा थे, उनको जो है वो हराया है वहां पे। यानी कि अब आपको इतना पता चल गया कि अटैक कौन कर रहा है, शक जो है वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे तो हरा दिया, लेकिन बाद में कौन जीता होगा, शक जीता होगा। इस वंश का काम खत्म और शुरुआत किसकी आ गई, शक की आ गई, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बार ये पराजित हुए थे, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सातवाहनों के ही राजा हैं। सबसे पहले राजा यहाँ पे कौन से बताए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और एक विशिष्ट पुत्र है सातकर्णी, ठीक है। इन्होंने अलग अलग राजाओं को जो है वो हराया है। और किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, शकों के साथ जो है वो युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। यज्ञ श्री सातकर्णी वंश के 27वें राजा हैं, 27वें राजा हैं ये। उन्होंने सातवाहन वंश के अंतिम शासक भी माने जाते हैं, अंतिम शासक माने जाते हैं। और सातवाहन वंश के बाद एक नया वंश जो है वो स्थापित हुआ था। हालांकि इसकी जानकारी ज्यादातर बुक्स में हमें देखने को पता नहीं चलती है, बट हम सिर्फ उतना ही कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सातवाहन का जो अंतिम महान शासक था वो कौन था, वो था यज्ञश्री सातकर्णी। ये अंतिम महान राजा, पर अंतिम नहीं है। महान का मतलब जिसके पास अपनी प्रजा थी, अपना साम्राज्य था। बट लास्ट राजा ये नहीं, लास्ट जो राजा है वो 27वें नंबर का ना होके कौन से नंबर का है, 30वें नंबर का। तो ये जो 30वें नंबर वाला ये राजा है पुलमावी तृतीय, ये सातवाहन वंश का लास्ट राजा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इक्ष्वाकु वंश जो है वो नया एक कोई वंश जो है वो स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद है सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर और प्रशासनिक छूट के साथ भूमि दान देने की परंपरा जो है वो शुरू की थी। यानी कि सातवाहनों की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही वो यही रही। क्या कमजोरी थी, उन्होंने दान में देना चीजें जो है वो स्टार्ट कर दी। किसको किसको दान में देना चीजें स्टार्ट कर दी, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कुछ छूट दे दी, उनसे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता था। और प्रशासनिक छूटों का मतलब जैसे वीआईपी एंट्री होती है, कुछ उस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी सारी प्रजा लाइन में लगी है, और अगर ये साधु संत आ जाते हैं तो उनको अलग से कर दिया जाता है। जैसे हमारे भारत में भी होता है ना, अगर आप हॉस्पिटल की लाइन में लगे हैं तो अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई ओल्ड एज या कोई हैंडीकैप है वो भी साथ में लाइन में लगा है, तो आप पहले प्रेफरेंस देंगे कि आप उनको क्या कर दें, आगे कर दें। तो उसी तरीके से इनको वो छूट दी जाने लगी, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं पे उनकी जो सत्ता थी वो क्या होगी, कमजोर होगी। और भारत में ध्यान रखेंगे, भारत में भूमि दान का सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिलता है वो कौन से वंश में मिलता है, सातवाहन वंश में मिलता है, ठीक है। इससे पहले भी भूमि दान देने की बात हुई थी, बट भूमि को डोनेट नहीं किया गया था। सातवाहन ऐसा पहला वंश था जिसने की किसकी शुरुआत की थी, भूमि को दान में देने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सातवाहन काल में उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र क्षेत्र में चट्टानों को काटकर अनेक पूजा गृह बनाए गए थे, ठीक है। मल्टीपल टाइप के जो संस्थान है उनको बनाया गया, और बिहार का मतलब है मठ बनाए गए। इसके प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो नासिक, कन्हेरी और कार्ले हैं। तो आपको पता होना चाहिए नासिक, कन्हेरी और कार्ले में किस काल के ये चीजें कहाँ पे पड़ती हैं आपकी, कहाँ पे हैं सारी की सारी चीजें, महाराष्ट्र में।
किसकी जानकारी मिलती है? पत्थरों को काट के क्या बनाया गया? पूजा घर बनाया गया। यानी कि पत्थर, कोई बड़ी चट्टान होगी, गुफा के तरीके से कोई मूर्ति वहां पे रखी गई, या कुछ भी आप उसके प्रमाण समझ सकते हैं, जो कि किनको प्रमोट कर रहे हैं? पूजा गृह किसके लिए बनाया जाता है? पूजा गृह बनाया जाता है ब्राह्मणों के लिए। और यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है मठ की, तो मठ किसके लिए बनाया जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो उनको प्रमोट करने के लिए उनके लिए जो थे ये वाली चीजें जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्तूप। एलोरा के आसपास फैले हुए। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। सातवाहन काल के प्रसिद्ध स्तूप जो है वो अमरावती और नागार्जुन कोंडा में है। तो सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध स्तूप कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अमरावती में देखते हैं। उड़ीसा में आपने देखा, उड़ीसा में किसकी बात कर रहे थे? उड़ीसा में जैन धर्म की क्या मिली हैं? गुफाएं मिली हैं। वैसे ही अमरावती में जो स्तूप मिले हैं वो कौन से वंश के साथ मिले हैं? वो है सातवाहन वंश के। ठीक है, और सातवाहन वंशों की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जिसमें आपने ऑलरेडी एक ग्रंथ के बारे में जो है वो डिस्कशन की हुई है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है सातवाहन राज्य मुख्यतः वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक फैला हुआ, यानी कि आधा हिस्सा जो है भारत का, उससे नीचे नीचे वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, तेलंगाना का हिस्सा, वहां तक ये फैला हुआ है। और कुछ हिस्सा कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको इतना ये क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से राज्यों में इसका हिस्सा जो है वो फैला है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ गया, पंजाब, हरियाणा आ गया, दूर दूर के क्षेत्र आएंगे। हालांकि वहां पे भी आपको अगर आइडिया होगा तभी आप टिक लगा सकते हैं कि साउथ के मेजॉरिटी में कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से स्टेट हैं आपके पास। समय समय पर उनकी क्या होती रही? राजधानियां जो है वो बदलती रही। ये भी आपको पता, राजधानी बदलने का चलन क्यों आया? क्योंकि जब राजा ने दूसरे को मारा तो किसी न किसी तरीके से अपने वंश का भी नया नाम रखा और अपनी राजधानी को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सातवाहनों में सिक्कों की लिखावट जो थी वो कौन सी भाषा के तहत थी? वो थी प्राकृत भाषा के तहत। और कुछ सिक्कों के पीछे कुछ और लैंग्वेज को भी ऐड किया गया था। ये साउथ की लैंग्वेजें हैं, क्योंकि सातवाहन का सबसे ज्यादा प्रमाण ही कहाँ पे देखने को मिलता है? साउथ के हिस्से में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, तेलंगाना, ये वाले एरिया में। ठीक है, उन्होंने संस्कृत की तुलना में प्राकृत को अधिक संरक्षण दिया था। यानी कि कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा उन्होंने अडॉप्ट किया? वो है प्राकृत भाषा, ना कि संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत से ज्यादा, सबसे ज्यादा किसको अपनाया उन्होंने? प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, वे स्वयं हिंदू थे और ब्राह्मणीय दर्जा रखते थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया है। यानी कि जब सातवाहन वंश का वो कार्यकाल चला था तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए कि इन्होंने हिंदुओं में स्पेशली ब्राह्मण और बौद्ध धर्म को क्या किया? टैक्स में छूट दे दी, आधिकारिक रूप से छूट दे दी, मतलब वीआईपी दर्जा दे दिया। उसके साथ साथ इनके लिए मंदिर बनाए गए, ब्राह्मणों के लिए पूजा गृह बने, और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए क्या बनाए गए? मठ बनाए गए। वो जो जगह है वो ज्यादातर महाराष्ट्र के एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो किसी ना किसी तरीके से दोनों का क्या कर रहे थे? संरक्षण कर रहे थे। संरक्षण का मतलब होता है रिजर्व करके रखना। इन दोनों चीजों को क्या करना है? बचाना है किसी न किसी तरीके से। नेक्स्ट आता है, इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने राज्य की सफल रक्षा और शक के साथ जो है वो अनेक युद्ध लड़े। आप ऑलरेडी यहाँ पे जान चुके हैं कि लड़ाइयां किसके साथ हो रही हैं? शकों के साथ हो रही हैं। तो अगला वंश हमारा तो शक वंश ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, चांदी के सिक्के भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है सातवाहन वंश में कौन से सिक्के जारी किए गए हैं? चांदी के सिक्के जो हैं वो। उसके साथ साथ और किसके सिक्के जारी किए गए? शीशे के सिक्के भी यहाँ पे जो हैं वो जारी किए गए। ठीक है, यहाँ पे इनके बंदरगाह के बारे में जानकारी मिल रही है। इसका मतलब है, बंदरगाह का मतलब पोर्ट है, किसी ना किसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ये करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? कि सामान को बेचना या फिर खरीदना।
सामान को बेचना या फिर खरीदना। इन्होंने ब्राह्मणों और भिक्षुओं के लिए कर मुक्त गांव दान देने की प्रथा शुरू की थी, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, स्पेशली दो ही लोगों के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, किसके किसके लिए, एक तो ब्राह्मणों के लिए और दूसरे भिक्षुओं के लिए। और गांव दान देना मतलब भूमि को डोनेट करने की बात भी सबसे पहले किसने की, सातवाहन वंश ने की है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा विदेशी उत्तराधिकारी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो ये पता चल गया कि भारत में विदेशी आक्रमण जो थे वो आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडो ग्रीक की हम बात कर रहे हैं। इंडो ग्रीक जो थे वो प्रथम ऐसे आक्रमणकारी जो थे वो कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे, यानी कि ग्रीक से वो आए थे। ठीक है, ग्रीक से आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम एस्पेक्ट से बनते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि इनको और किस नाम से जाना जाता था। तो इनको और किस नाम से जानते हैं हम, बैक्टीरियन ग्रीक के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। किसको जानते हैं हम, इंडो ग्रीक को। इंडो ग्रीक का मतलब जो इंडिया और ग्रीक के कॉम्बिनेशन से हैं उनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं। इनकी जो शुरुआत है वो उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों से हुई है। उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ, और उसके साथ साथ जो वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है जिसमें पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा आता है, जहां से वो सारे के सारे यात्री भारत में आ रहे थे आक्रमण करने के लिए। तो उस क्षेत्र के ऊपर जो था वो कब्जा किया था, और जो सिकंदर के द्वारा जीता गया क्षेत्र था उससे भी बड़ा एरिया था। तो सिकंदर ने जितना हिस्सा जीता था उससे भी बड़ा एरिया जो है वो किसने जीता है, इंडो ग्रीक ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। नेक्स्ट है इसमें, यूनानी वंशों ने एक ही समय में दो समानांतर रूप से उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया, यानी कि रहने का सहने का तरीका उनका एक ही था। जितनी भी यूनानी डायनेस्टीज थी उन्होंने एक ही टाइम में भारत में मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भारत में इंडो ग्रीक की शुरुआत हुई, तो इंडो ग्रीक की शुरुआत होने का मतलब जो गुजरात वाला हिस्सा था उससे भी किसका कब्जा था, उससे भी कब्जा था यूनानियों का। और जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा था उससे भी किसने कब्जा किया था, यूनानियों ने कब्जा किया था। तो उससे आपको यह पता चल रहा है कि किस तरीके से यूनानियों ने भारत में मुख्य रूप से अपना जो शासन था वो फैलाया हुआ था, जो कि सिकंदर के साम्राज्य से भी काफी बड़ा था। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो इंडो ग्रीक शासक था उसका नाम क्या है, मेनांडर। ठीक है, सबसे फेमस है, ध्यान रखेंगे सिकंदर और मेनांडर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सिकंदर जो है उसको मेनांडर की परिभाषा हम कभी कभार दे सकते हैं, क्योंकि जितना शक्तिशाली क्या था सिकंदर था, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन आया था, मेनांडर आया था, जिसने सिकंदर से भी ज्यादा हिस्सा जो था वो अपने कब्जे में लिया था। और इसने अपनी राजधानी जो रखी थी उस राजधानी का नाम था सक्कल। सक्कल जो है वो कहाँ की थी, एट प्रेजेंट टाइम वो कहाँ पे पड़ती है, पंजाब में पड़ती। तो उस राज्य को जो था इसने अपनी राजधानी में बताया था। इसकी जानकारी जो है वो नागसेन के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हा। एक ग्रंथ है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, नागसेन के द्वारा लिखी गई। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बन रहे हैं कि कौन सी फेमस बुक किस पर्सन के द्वारा लिखी गई है और उसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो ये जो नागसेन के द्वारा बुक लिखी गई है इसमें किसकी जानकारी है, इंडो ग्रीक शासक मेनांडर की। तो मेनांडर की जानकारी जो है यहाँ पे हमें पता चल रही है। इंडो ग्रीक भारत में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ऐसी मुद्राएं जारी की जिसमें निश्चित रूप से किसी राजा से उसको कनेक्ट किया जा सकता था। राजा को कनेक्ट करने का मतलब है कि जिसमें राजा की चित्र जो था, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका एक प्रतीक चिन्ह हो सकता है, कोई राजा का ऐसा कोई फेमस प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, उसको उसके साथ जो था वो लिंक किया गया था, यानी कि उस मुद्रा में उन चीजों को प्रिंट करके दिया गया था। तो वो चीजें जो है वो भारत में सबसे पहली बार हुई किसके शासनकाल में, इंडो ग्रीक के शासनकाल में। नेक्स्ट इसके बाद आएगा यूनानियों का जो मेन राजा रहा वो मिनांडर है। तो मिनांडर के बाद भी कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं वो भारत में देखने को हमें मिले होंगे। इससे पहले
कि प्राचीन पंच चिन्हित मुद्राएं यानी कि जो कि स्वर्ण में थी उनको किसी विशेष वंश से नहीं जोड़ा गया है। इंडो ग्रीक भारत का ऐसा पहला शासन काल था जिसमें कौन सी मुद्राएं जारी की गई? सोने की मुद्राएं जारी की गई, यानी कि गोल्ड कॉइन जो थे वो जारी किए गए थे भारत में पहली बार। भारत में सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन को जारी करने वाले जो शासक थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंडो ग्रीक। इससे पहले भारत में किसी भी तरीके की गोल्ड करेंसी जो है वो शुरू नहीं की गई थी। ठीक है, इसकी संख्या कुषाणों के काल में और ज्यादा अधिक हो गई थी। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में यूनानियों ने, ठीक है, हेलेनिस्टिक विशेषताओं के प्रवेश से गांधार कला का उदय हुआ। यानी कि आपको ये भी पता चला इंडो ग्रीक से आने से क्या भारत को नुकसान हुआ? ऐसा नहीं है, भारत को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले तो प्रॉफिट ये हुआ कि उनको एक कला का पता चला जिसमें किसी कॉइन के ऊपर राजा का चित्र बनाया जाता था, उसके किसी प्रतीक चिन्ह का चित्र जो है वो बताया जाता था, कोई सिंबल बताया जाता। जैसे एट प्रेजेंट टाइम भारत में अगर रुपीज का सिंबल है, जो कॉइन्स हैं उसके ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र होता है, हाथ का चित्र बना जो अंगूठे से 1 या 2 को बताता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहीं से हमने कॉपी की हैं। अब भारत में यूनानियों के आने से एक कला का उदय हुआ जिस कला का नाम है गंधार कला। ठीक है, तो गंधार कला से भी कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी आप समझ लो, या कोई ना कोई नए आपके लेख हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीजों के बारे में जो है वो भारत को यहाँ पे हेल्प मिली है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार कला का उदय किस शासन काल में हुआ? ये हुआ मिनांडर के शासन काल में। मिनांडर यानी कि किसके शासन काल में? इंडो ग्रीक के शासन काल में। ठीक है, तो थोड़ा सा मिनांडर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है। मिनांडर का उल्लेख जो है वो इन लेखकों के द्वारा दिया गया है। ऐसे कुछ फेमस पर्सन हैं जिन्होंने कोई फेमस बुक्स लिखी होंगी, ठीक है, जिसमें से जो सबसे फेमस वाली बुक है वो है प्लूटार्क। प्लूटार्क बुक किस शासक के बारे में बताती है? वो है मिनांडर। किस कम्युनिटी से जुड़ा था मिनांडर? वो था इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी हम जिसको बोलते हैं, तो वहां पे उसने शासनकाल किया। नागसेन की आपने पीछे एक पुस्तक पढ़ी है, नागसेन की बुक का नाम था मिलिंद पन्हा, वो नागसेन के द्वारा लिखी गई है, ये ऑलरेडी पता लग गया। कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। पाली बेसिकली किस किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, उसमें उसने सकल का यवन राजा बताया गया, सकल का राजा बताया गया। सकल क्या चीज है? सकल उसकी राजधानी है। सकल जो है एट प्रेजेंट टाइम कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में, वो उसकी राजधानी है। तो वहां के मेन राजा के बारे में जो है वो बताया गया कि वहां का राजा कैसा था, कैसा उसका रहन सहन था, कितना उसका शासन था, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, क्षेमेंद्र ने अपनी कृति, एक क्षेमेंद्र की एक बुक है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, वो है अबदान कल्पलता। किसकी बुक है? क्षेमेंद्र की। जैसे नागसेन की बुक है मिलिंद पन्हो, उसी तरीके से क्षेमेंद्र की बुक है, वो आपको नाम याद होना चाहिए। किसके बारे में बता रही है ये बुक? के बुक जो है किसके बारे में बता रही है? मिनांडर के बारे में बता रही है। और मिनांडर कहाँ का शासक था? हिंद यूनानी से आने वाला शासक था, जिसने भारत में किस चीज की शुरुआत की है? गांधार कला की बात कर लो, चाहे वो सोने की सिक्कों की बात कर लो, या फिर उन सिक्कों के ऊपर किसी राजा का फोटो प्रिंट किया जाता था उनकी बात कर लो। तो ये स्टार्टिंग हुई है मिनांडर से, हिंद यूनानियों की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट इसके बाद है उसके सिक्के काबुल से लेके मथुरा तक पाए गए हैं। यानी कि सिक्कों की जानकारी कहां से कहां तक हमें पता चली है? काबुल से लेके मथुरा तक की जानकारी पता चली। उसकी मृत्यु के बाद राज्य पर उसकी पत्नी ने शासन किया। ठीक है, और उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? स्ट्रेबो प्रथम। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ये कवर करना है, लेकिन जब मिनांडर की डेथ होगी तो कोई ना कोई शासक तो आया होगा। तो आपको पता चल रहा है कि मिनांडर के बाद उसकी वाइफ जो थी उसी ने वहां पे शासन किया था। उसके वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हारमाकस। ठीक है, उसके वंश का मतलब मिनांडर के वंश की बात कर रहे हैं। तो मिनांडर के शासनकाल का जो लास्ट राजा रहा था वो कौन था? हारमाकस। ठीक है, और उस तरीके से धीरे धीरे जो हिंद यूनानियों वाला शासन था वो धीरे धीरे भारत में क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके बाद भारत में किसकी शुरुआत होगी? शकों की शुरुआत होगी। ठीक है, अब मिनांडर हिंदी यूनानी खत्म हो गया। आपको ऑलरेडी मैंने स्टोरी बताई है कि एक राजा आएगा जो दूसरे राजा को मारेगा और अपने नाम से वो कोई ना कोई वंश जो है वो शुरू कर देगा। तो हिंदी यूनानियों के बाद यहाँ पे किसकी बारी है? अब शकों की। ठीक है, शक जिन्हें सिकथियन भी कहा जाता है, जो भारत में इंडो ग्रीकों का जिनको स्थान मिला है, यानी कि हिंद यूनानियों के बाद भारत में जो स्थान मिला है वो किसको मिला है? शकों को मिला है। ठीक है, इसलिए ये वर्ड स्कीथियन के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? शकों को जाना जाता है। काफी बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा गया है आपसे। भारत के अलग अलग भागों में बसे शक जनों की 5 शाखाओं में से पश्चिमी भारत पर शासन करने वाली शाखा जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको क्वेश्चन क्या पता चला कि शकों की टोटल जो शाखाएं थी वो कितनी थी? वो थी 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंद यूनानियों की जब हम बात कर रहे थे, उसने किस हिस्से पे कब्जा किया है? उसने किया है उत्तर पश्चिम हिस्से से। तो उत्तर पश्चिम का जो भाग था, या जो मेनली पश्चिम हिस्सा था, गुजरात के एरिया से लेके आपका जम्मू कश्मीर के एरिया का जितना भी पार्ट है, चाहे वो वेस्ट में काउंट करो चाहे वो उत्तर पश्चिम में काउंट करो, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा था। और इसमें से जो 5 शकों की शाखाएं थी, उसमें से कौन सी शाखा ने उस हिस्से पे कब्जा किया था? तो कौन सी थी? चौथी शाखा। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी शाखाएं थी, कितनी ब्रांचों में बंट गया था? 5 में। और भारत का जो सबसे मजबूत हिस्सा था, पश्चिमी भाग था, उसके ऊपर कौन सी शाखा ने कब्जा किया था? चौथी शाखा ने जो है वो कब्जा किया था। शकों की बात कर रहे हैं, ये 4वीं शताब्दी में आए थे। नेक्स्ट है, इसके बाद रुद्रदामन अपनी सैन्य विजय के साथ साथ अपने लोक निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, सैन्य विजय का मतलब है कि ये जो राजा था, जो शकों का राजा था, उसने कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ी जहां से उसको क्या मिली? जीत मिली। उसके साथ साथ उसने लोक निर्माण का कार्य भी किया। लोक निर्माण के कार्य का मतलब होता है कि उसने कोई ना कोई पक्के रास्ते बनाए होंगे, लोगों के लिए काम किया। ठीक है, लोगों की हेल्प की। तो उसके लिए भी राजा क्या था? ये फेमस था। उसने मौर्यकालीन प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मुरम्मत कराई। ठीक है, लोक निर्माण का मतलब होता है जैसे पीडब्ल्यूडी के जो वर्क होते हैं ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो हमारी हेल्प के लिए नालियों को साफ करना, सड़कों को साफ सुथरा रखना। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना। ठीक है, कोई नदी के ऊपर पुल है उसकी देख रेख करना, उसको बनाना। तो इन्होंने मौर्य काल की एक सबसे फेमस झील थी, उसकी क्या करवाई थी? मुरम्मत करवाई थी। तो इसके लिए इनको लोक निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध जाना जाता है। ठीक है, और उस राजा का नाम क्या है? रुद्रामन। उसने संस्कृत में अपना पहला अभिलेख जारी किया था और उसने संस्कृत भाषा का भी संरक्षण किया था। यानी कि ये ऐसा राजा, इससे पहले जो आपने भाषा पढ़ी वो कौन सी थी? वो थी पाली भाषा। अब जो राजा आया रुद्रामन, इसने किस भाषा को संरक्षण दी? इसने संस्कृत को बचाने की बात की, यानी कि संस्कृत को थोड़ा सा आगे लेके आया ये राजा। ठीक है, ताकि संस्कृत के ऊपर क्या किया जा सके? मेजोरिटी में वर्किंग की जा सके। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कुछ और महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, कौन कौन से? ये आपके पास शासकों की लिस्ट दी गई है। ठीक है, अपने अपने जब इनका शासनकाल रहा, कुछ ना कुछ इन्होंने फेमस जो है वो काम किया होगा। इसमें ही शकों में एक फेमस और आए जिनका नाम है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने किसकी शुरुआत की है? विक्रमी संवत की शुरुआत की है। ठीक है, तो जैसे शक संवत है उसी तरीके से विक्रमी संवत है। किसने स्टार्टिंग की इसकी? विक्रमादित्य ने स्टार्ट की। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 58 ईसा पूर्व में शक के विरुद्ध एक प्रभावी युद्ध किया और 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत नामक काल गणना जो थी वो शुरू की गई। यानी कि जब ये युद्ध हुआ तो भारत में विक्रमादित्य ने किसकी शुरुआत की है? विक्रमी संवत की शुरुआत की। विक्रमी संवत है क्या? विक्रमी संवत बेसिकली क्या है? एक गणना है, एक कैलकुलेशन है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा फेमस जाना जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है जिसमें ग्रहों की गणना होती है। ठीक है, ग्रहों में कौन सा काल आपको प्रभावित कर रहा है उसकी गणना है, डेट है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एस्ट्रोलॉजी में यही सारी चीजें देखी जाती हैं जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, कि कौन सा ग्रह अपनी स्थिति को क्या कर रहा है?
चेंज कर रहा है, उसकी गणना से ही हमारा फ्यूचर जो है वो क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ लोगों का मानना सही है और कुछ लोग जो है वो उसको गलत मानते हैं। मतलब हर कोई चीज जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अगर किसी का अगर ग्रह नक्षत्र खराब है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है उसका वो पड़ता है, ठीक है। हालांकि वो सारी चीजें अपने ऊपर है कि कोई उसको मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन इतिहास में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको हम आज जो है वो किसी न किसी तरीके से निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो ये ऐसे ही है, मतलब मोह माया बोल लो या भ्रम बोल लो, हम उसको कई बार नहीं मानते हैं। जैसे घर में अगर कोई चप्पल उल्टी रख दी जाए तो हम बोलते हैं कि लड़ाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर जो ओल्ड एज पीपल हैं उन्होंने जो चीजें बनाई हैं कि हाँ लड़ाई होती है, तो कुछ ना कुछ उसका रहस्य वहां पे होगा। तो ये काल गणना के बारे में यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो घर में क्या लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये समझ सकते हो कि इतनी पुरानी इतिहास जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी को मानता है, जहां से काल की शुरुआत की गई, काल गणना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्थियन आए। मूल रूप से पार्थियन ईरान में रहते थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शकों का स्थान लिया। अब शक जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब उसके बाद किसकी स्टार्टिंग आ गई, पार्थियन की स्टार्टिंग आ गई, ठीक है। उससे पहले हमने शकों से पहले कौन थे, हिंद यूनानी थे। हिंद यूनानी का स्थान लिया शकों ने, और शकों के बाद स्थान लिया पार्थियन ने। पार्थियन ने भी कौन से हिस्से को अपनाया, उत्तर पश्चिम हिस्सा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ना उसके ऊपर मेन कब्जा कर रहे हैं, यानी कि उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी खास चीज थी, ठीक है, जिसके ऊपर वो बार बार अटैक कर रहे थे, ठीक है। उनका नियंत्रण क्षेत्र शक्काओं की तुलना में छोटा था, यानी कि कब्जा तो किया लेकिन छोटा क्षेत्र मिला। हो सकता है कि कुछ हिस्सा जो था वो उनके अधिकार से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन राजा, उनका नाम है गोंडो फर्नीस, ठीक है। गोंडो फर्नीस करके कोई राजा थे, जिनके शासनकाल को ये माना जाता है कि सब थॉमस भारत आए थे और उन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। इससे पहले कहीं पे भी ईसाई धर्म की जानकारी हमें पता नहीं चलती है। हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, हमने जैन धर्म पढ़ा, ठीक है, हिंदू कल्चर को कोई प्रमोट कर रहा था, लेकिन ईसाई धर्म की बात हमने कहीं पर भी नहीं की है, ठीक है। तो ये आपको पता यहाँ पे लगेगा कि कौन सा ऐसा पार्थियन का एक फेमस राजा था जिसने ईसाई धर्म को भारत में क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, शकाओं का स्थान जो है वो पार्थियन ने लिया। अब पार्थियन का स्थान भी कोई ना कोई राजा जो है वो वहां पे अडॉप्ट करेगा। तो उसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट हो गया, कुषाण वंश जो है वो भारत में स्टार्ट हो गया। और इसकी स्टार्टिंग जो है वो किसने की है, कनिष्क ने की है। कनिष्क जो है वो इसका सबसे मेन राजा रहा है, कौन से वंश का, कुषाण वंश का, ठीक है। सबसे महान शासक था और अपने सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि किसी ना किसी तरीके से ये अपनी प्रजा को क्या करता था, भरोसा दिलवाता था, ठीक है, कि कुछ ना कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। कुषाणों की राजधानियां जो थी वो कौन थी, एक तो पेशावर थी और दूसरी कौन थी, मथुरा थी, ठीक है। और पेशावर का जो पुराना नाम है वो कौन सा है, पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ का पुराना नाम है, पेशावर का। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, वो है ढिल्ली का। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार बनता है कि किसी साम्राज्य का पुराना नाम आपसे पूछा जाए, ठीक है। दिल्ली का पुराना नाम, जैसे दिल्ली का पुराना नाम है ढिल्ली का, ढिल्ली का इज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली। उसी तरीके से पेशावर का जो पुराना नाम है वो है पुरुषपुर। नेक्स्ट, कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी यहाँ पे मथुरा, ये इसकी एक राजधानी थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो आपको ये पता चल गया कि पार्थियन जो थे उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, कोई राजा आए थे वहां पे। अब कुषाण जब वंश स्टार्ट हुआ, जिसको कनिष्क ने स्टार्ट किया, उसने फिर से भारत में कौन सा धर्म का प्रचार शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार उसने फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में 4th बौद्ध संगति का आयोजन किया है। 3 बौद्ध संगतियां इनके शासनकाल में हुई हैं, जब गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे। और चौथी जो है वो जाके किसके वंश में हुई है, कुषाण वंश में जाके हुई है, ठीक है। तो यहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो बौद्ध धर्म की 4th आपकी जो कमेटी है या 4th आपकी काउंसिल है, कोई मीटिंग है,
वो किसके शासनकाल में हुई? कुषाण वंश के शासनकाल में। और किस राजा का शासन था उस टाइम पे? तो वो था राजा कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बड़े पैमाने पर गोल्ड की करेंसी को जारी करने वाले जो पहले शासक थे उनका नाम क्या था? कुषाण था। भारत में गोल्ड सबसे पहले किसने स्टार्ट किया गोल्ड करेंसी की फॉर्म में? वो थे हिंद यूनानी। लेकिन अगर बात की जाए बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे अगर बात की जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? कुषाण। कुषाणों का जो अंतिम महान शासक था उसका नाम क्या था? वसुदेव प्रथम था। ये कुषाणों का जो था सबसे अंतिम राजा था। ठीक है, उसके बाद जब कुषाणों का अंतिम राजा यहाँ पे खत्म हो गया, लगभग कुषाण आप समझ लो कि लास्ट है, उसके बाद हम गुप्त वंश में जो है वो आना लगभग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे उत्तर मौर्य काल की बात कर रहे हैं, ये जो आपका मौर्य काल के बाद वाला जो काल है, क्योंकि मौर्य काल चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम था, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी वंश आए वो सारे छोटे छोटे वंश आए, लेकिन जुड़े किससे हैं? फिर भी ये मौर्य के साथ ही जुड़े, क्योंकि वहीं से तो निकल के आए हैं। ठीक है, तो इसमें मूर्ति कला की 3 शैलियां बताई गई हैं। एक शैली तो आपने अभी पढ़ की, यहाँ पे पढ़ के आए हैं, वो कौन सी है? वो है गंधार शैली। ठीक है, उसके साथ साथ एक और है, वो है अमरावती शैली, और एक और है वो है मथुरा शैली। अमरावती शैली की शुरुआत किसके थ्रू करवाई गई है? सातवाहन वंश के थ्रू। ठीक है, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे। और गंधार शैली अभी आपने डिस्कस किया, ये जो शकों का जब टाइम पीरियड था उस टाइम पे गंधार शैली सबसे ज्यादा फेमस हुई थी भारत में। उसके साथ साथ अगर मथुरा की बात की जाएगी तो मथुरा जो है वो कुषाण के टाइम में सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि मथुरा राजधानी भी किसकी थी? कुषाण की राजधानी। मथुरा के साथ एक और राजधानी थी उनकी, वो थी पेशावर, और पेशावर का पुराना नाम था वो था पुरुषपुर। ठीक है, तो यहां से जो है वो मथुरा शैली की स्टार्टिंग हुई है। तो मूर्ति कला को बनाने की 3 मेन कलाएं थी, वो थी अमरावती, गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, यहां तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, ग्रीक मूर्ति कला का प्रभाव गंधार शैली में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली ने स्वदेशी रूप जो है वो विकसित किया है। इसका बोलने का मतलब है कि जो ग्रीक मूर्ति कला था, ठीक है, जो चीजें हमें बाहर से पता चली हैं, ग्रीक का प्रभाव ज्यादातर कौन सी शैली में दिखाई दिया गया? गंधार शैली में। और जो भारत का स्वदेशी रूप है वो किसमें दिखाई दिया? मथुरा शैली। मतलब आप ये बोल सकते हो कि गंधार शैली को हमने किसी क्षेत्र से अडॉप्ट किया है, और मथुरा शैली जो है वो खुद कहाँ की है? भारत की है। वैसे तो ये भी हमें किसने दी है? ये हमें दी कुषाण वंश ने, क्योंकि मथुरा उनकी राजधानी थी, वहां से हमें चीजें मिली। बट हम ये बोल सकते हैं कि मथुरा शैली जो है वो भारत की अपनी खुद की शैली है, जिसको हम स्वदेशी रूप या स्वदेशी शैली के नाम से हम जानते हैं। लेकिन गंधार शैली जो है वो कहाँ से निकल के आई है? हिंदी यूनानी या फिर जो शकों का टाइम पीरियड था वहां से निकल के आई, ये भारत की खुद की शैली नहीं है। उसके बाद है हिपालस, एक यूनानी नाविक ने पश्चिम एशिया में भारत के लिए मानसून समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत में समुद्री मार्ग की शुरुआत किसने की है? समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? उनका नाम है वास्को डी गामा। लेकिन अगर बात की जाएगी कि पश्चिम एशिया से भारत के लिए मानसून समुद्री मार्ग की आज किसने स्टार्टिंग की है, तो उनका नाम है हिपालस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बनते हैं, तो वास्को डी गामा का क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। समुद्री मार्ग और मानसून समुद्री मार्ग दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये बने कि भारत में सबसे पहले गोल्ड करेंसी किसने स्टार्ट की, तो आंसर आएगा हिंद यूनानी। लेकिन अगर लार्ज स्केल की बात की जाएगी तो वो किसने की है? कुषाण ने की। उसी तरीके से समुद्री मार्ग की स्टार्टिंग की है वास्को डी गामा ने, और मानसून के तरीके से अगर आप बोलेंगे सी रूट किसने स्थापित किया, तो उसका नाम है हिपालस ने। ठीक है, तो ये आपका लास्ट का पार्ट है जिसमें हमने जितने भी मौर्य वंश है और उत्तर मौर्य वंश है उसको हमने डिटेल में जो है वो स्टडी किया है। आई होप यहाँ तक जो भी टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं आपने उनको जो है वो रिवाइज करना है, उनके प्रॉपरली आपने नोट्स बनाने। नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।